वार्म वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम सीरीज़ ले रहे थे, तो उसमें हमने पेटेंट्स का जो पार्ट था वो कवर किया था। आज हम कॉपीराइट के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये जो चैनल है ये रिलेटेड है ऑल टाइप्स ऑफ कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स एंड रिसर्च। अगर आपको चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इम्पोर्टेंस है, उसके बाद अलग अलग हम इस सीरीज़ में जो लेने जा रहे हैं अलग अलग तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसके थ्रू आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड ये जो टॉपिक है ये फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड से लेके आपको बीकॉम, एमकॉम या एमबीए कॉमर्स के जो भी जहाँ पे भी फील्ड्स है तो वहाँ पे ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलेगा। शुरुआत करते हैं मीनिंग के साथ। कॉपीराइट इज़ अ टाइप। क्या है कॉपीराइट? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिमिलर लाइक पेटेंट, बट इसमें और पेटेंट में फ़र्क है। गिव्स इट्स ओनर द एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, अडेप्ट, डिस्प्ले, परफॉर्म क्रिएटिव वर्क यूजुअली फॉर लिमिटेड टाइम। एक्चुअली कॉपीराइट जो है ये जनरली जो फिल्म्स होती है, जो मूवीज़ या फिर कोई एक लिटरेरी वर्क हो, जैसे कि बुक्स हो, चाहे नॉवेल्स हो, ये सारी चीज़ें किस में आती है? कॉपीराइट्स में आती है। आपको दिखा भी होगा कभी मूवीज़ या फिर जो भी आर्टिकल्स रहते हैं उसमें कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, मतलब कॉपीराइट जो होता है वो। तो इसके वजह से क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर वो फिल्म को या उस आर्टिकल या उस बुक को, उसके कंटेंट को कॉपी करना चाहे तो उस पर क्रिमिनल, मतलब आप बोल सकते हो कि केस हो सकती है, उसको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है एज पर गवर्नमेंट रूल। उसके बाद है ये जो वर्क होता है, कौन सा? ओरिजिनल वर्क, जिसने भी बुक लिखा है, ऑथरशिप आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज सून एज ऑथर फिक्सेस द वर्क इन फिजिकल मोड ऑफ एक्सप्रेशन। उसने ड्राफ्ट तो तैयार किया है, मतलब अपना जो भी रफ वर्क था, जो भी उसको जिस पे भी उसको बुक लिखना है वो तो उसका तैयार है, बट अभी उसके बाद उसका जो प्रोसेस है वो किसका है? पब्लिकेशन का। तो पब्लिकेशन के बाद आपको इसको कॉपीराइट करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो भी वर्क है वो यूज़लेस हो जाएगा, कोई और उसको कॉपी कर लेगा एंड उसके थ्रू वो जो है अपना रिकग्निशन बढ़ा सकता है। सो किस केस में कॉपीराइट्स आपको मिल सकता है या आपका राइट जो है प्रोटेक्ट हो सकता है? तो इन केस ऑफ पेंटिंग्स, पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस, म्यूजिकल वर्क, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बुक्स, पोएट्री, ब्लॉग की जो पोस्ट होती है अलग अलग वो, फिल्म्स या फिर आर्किटेक्चरल वर्क्स, प्लेज यानी कि नाटक जो होते हैं वो, एंड लॉट मोर आर ऑल कंसिडर्ड। ठीक है, कॉपीराइट लॉ के अंडर ये सारी चीज़ें आती है। मतलब इन सारी चीज़ों को आपको कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करवाना ही चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पज़। ठीक है, आपको समझ में आया कि इसके पीछे का जो इंटेंशन है या फिर इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो क्या है, कि कॉपीराइट क्यों इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। सो चलते हैं कि कॉपीराइट की जो भी गाइडलाइंस है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉपीराइट्स की क्या क्या गाइडलाइंस दी है और वो हर एक कंट्री को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, जो भी हमने अभी नाम पढ़े कि किस किस केस में कॉपीराइट लगता है। सबसे पहला है रिप्रोड्यूस द वर्क। आपको यहाँ पे राइट मिलता है कि आप उस काम को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। उस काम को जो भी आपने तैयार किया है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ब्लॉग हो आपका, चाहे बुक हो, आप सेल कर सकते हो। सेल और अदरवाइज ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ कॉपीज़ और फोनो रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क, किसको सेल कर सकते हो आप? वो आप उस काम को जो है पब्लिक को सेल कर सकते हो, इंक्लूडिंग थ्रू रेंटिंग, लीजिंग एंड लेंडिंग। ठीक है, रेंटिंग पे आप मतलब दे सकते हो कुछ महीने के लिए, साल के लिए, लीज पे दे सकते हो या फिर लेंड भी कर सकते हो। आया समझ में? उसके बाद परफॉर्म द वर्क इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, कोरियोग्राफिक वर्क्स एज वेल, पैंटोमाइज, मूवीज एंड अदर ऑडियो विजुअल वर्क्स। क्या बोला है? परफॉर्म द वर्क इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। आपको क्या करना है? ये जो वर्क है आपका तो वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होगा। ठीक है, जो भी आपका काम है वो आपको ऑडियंस के सामने पेश करने की परमिशन मिल जाती है। इन केस ऑफ लिटरेरी मतलब क्या, कि आपने जो भी बुक लिखा है
या फिर म्यूज़िक कंपोज किया हुआ होगा, या फिर ड्रामेटिक जो भी काम होगा, या फिर कोरियोग्राफी आपने एक पर्टिकुलर डांस अगर बनाया हो, तैयार किया होगा, तो ये आप क्या कर सकते हो कि पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली, डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली मतलब आप इसको दिखा सकते हो। एकदम आपको ऑथोराइजेशन मिलने के बाद आपको किसी का भी जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, आप इजीली पब्लिक के सामने उसको दिखा सकते हो, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल फ्रेम्स ऑफ मूवी और अदर ऑडियो विजुअल वर्क। इन द केस ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, कोरियोग्राफिक वर्क्स, पैंटोमाम्स, विजुअल ग्राफिक और स्कल्पचरल वर्क्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों में आप अपना जो वर्क है किया हुआ, अगर आप पब्लिक के सामने दिखाओगे नहीं या फिर लाओगे नहीं, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये किस ऑथर का है या किसने इसको बनाया है, ठीक है। सो लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसके थ्रू आपको हो सकता है रिवेन्यू भी मिल सकता है। जैसे आप जब भी बुक पब्लिश करते हो कोई भी, तो उस बुक की जो रॉयल्टी है, जो लोग बुक खरीदते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन मोड से हो, तो उसकी आपको क्या मिलती है, कुछ परसेंटेज रॉयल्टी मिलती है। तो वो जो रॉयल्टी है वो आपका क्या हुआ, रिवेन्यू हुआ। अगर आप कॉपीराइट नहीं करवाओगे या फिर अगर आप पब्लिक को वो नहीं पब्लिक के सामने लाओगे बुक, तो क्या होगा कि आपको वो रिवेन्यू भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड रिकग्निशन तो है ही। टू पब्लिकली परफॉर्म द वर्क यूजिंग डिजिटल ऑडियो ट्रांसमिशन फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आप पब्लिकली इसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। सो आगे देखते हैं कि कब से कॉपीराइट की जो कॉन्सेप्ट है वो दिखी है हमें। कॉपीराइट जो है वो इंडिया में कब आया था, 1957 में, मतलब कॉपीराइट एक्ट जो है इंडिया में बना था 1957 में। इज़ कंप्लाइंट विद दिस इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रेटीज़। कौन सी ट्रेटीज़ के इसमें कॉपीराइट एक्ट जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब कौन सी ट्रेटीज़ या जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, अलग अलग कन्वेंशंस होती है, उसमें कॉपीराइट एक्ट को जो है वो डिस्कस किया गया था। तो पहला है बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1951, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप्स, ये भी सारा इसमें आता है। मतलब ये 3 कन्वेंशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है रिलेटेड टू कॉपीराइट। फर्स्ट राइट इन इंडिया इन 1914, नाउ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। पहले जो आया था वो था 1914 में, बट अभी जो है एक्चुअल इंडियन कॉपीराइट एक्ट वो है 1957। In most of the world, default length of copyright is life of author plus either 50 और 70 years। यानी कि क्या कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसने अपना बुक जो है वो छपवाया, ठीक है, पब्लिश किया या फिल्म प्रोड्यूस की, तो उसका जो भी बेनिफिट है वो उसको कितने साल मिलता है, 50 to 70 ईयर्स वो उसका बेनिफिट एंजॉय कर सकता है। मतलब एज जो है उसके 50 to 70 ईयर्स तक वो उसका रिवेन्यू, बुक के केस में अगर रॉयल्टी हो तो वो उसको मिलती है। आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस वॉज यूज इन यूरोप इन 15th to 16th सेंचुरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट इवॉल्व। प्रिंटिंग प्रेस का जब भी इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जब चालू हुई, तभी कॉपीराइट का भी जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एज देयर वॉज नो कॉपीराइट लॉ एट द पीरियड द प्रिंटिंग वॉज क्रिएटेड, anybody could purchase or lease or press publish any text significantly lowering the cost of creating works। यानी कि क्या कि जो भी आपका काम है, तो वो क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी आपका टेक्स्ट हो तो वो आप परचेस कर सकते हो। मतलब पुराने इसमें क्या हुआ था कि एज देयर वॉज नो कॉपीराइट लॉ नहीं है। एट द पीरियड द प्रिंटिंग प्रेस वॉज क्रिएटेड, प्रिंटिंग प्रेस जब बनी थी तब कॉपीराइट लॉ बना नहीं था। एनीबडी, कोई भी उसको परचेस कर सकता था, वहाँ पे कुछ ऑथराइजेशन नहीं था, कोई भी पब्लिश कर सकता था उस टेक्स्टों को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, जिसने वो एक्चुअल बनाया है उसको उसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलता था, मतलब बहुत कम मिलता था। प्रिंटर्स नीडेड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश मटेरियल बिकॉज कॉम्पिटिटर्स क्या करते थे, इमीडिएटली री एंड रीपब्लिश्ड पॉपुलर न्यू वर्क्स। जो न्यू वर्क आता था तो कॉम्पिटिटर जो थे आजू बाजू के, तो वो इजीली उसको कॉपी कर लेते थे एंड अपना जो है वो प्रॉफिट बढ़ाते थे। तो ये गलत बात है। द ऑथर फीस फॉर न्यू बुक सिग्निफिकेंटली सप्लीमेंटेड मीनी एकेडमिक्स इन इनकम। यानी कि क्या कि जो न्यू बुक्स आते थे उससे ऑथर का क्या हो गया, इनकम का सोर्स अवेलेबल हो गया, यानी कि इनकम जनरेट होना शुरू हो गया उस टाइम पे। उसके बाद देखते हैं कि वूज राइट्स आर प्रोटेक्टेड।
मतलब क्या कि ये जो कॉपीराइट है ये जनरली कौन से इंडिविजुअल्स के राइट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमने पैटर्न्स में देखा था कि जो भी इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो जो अलग अलग बड़ा बड़ा इन्वेंशन करते हैं, तो उनके लिए पेटेंट है। उनका राइट जो है वो पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। बट कॉपीराइट्स में क्या होता है कि ऑथर सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो है वो है ऑथर। कोई भी लेखक अगर कोई बुक लिखता है तो उसका राइट यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है कॉपीराइट के थ्रू। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर इज द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस राइट्स। यस। नेक्स्ट इज वर्क जो है लिटरेरी ऑफ ड्रामेटिक वर्क ऑथर, मतलब ऑथर ने ही लिखा होता है ना वो फिल्म का जो भी स्क्रिप्ट है वो, तो वो होता है इसका राइट प्रोटेक्ट यहाँ पे। म्यूजिकल वर्क जो कंपोजर है उसका, सिनेमाटोग्राफी जो करता है वो प्रोड्यूसर, ठीक है, या फिर साउंड रिकॉर्डिंग एंड फोटोग्राफर जो है उसका भी, जिसने उसने जो जो फोटोज़ निकाले हैं तो वो उसी तरह के फ़ोटोज़ कोई कॉपी करके अपने इसमें ना डाल के उससे ना प्रॉफिट या रिवेन्यू कमाए, इनकम कमाए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ़ोटोग्राफर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉपीराइट कर सकते हो। सो अनदर इज़ क्यों कॉपीराइट क्यों होता है, रीज़न क्या है कॉपीराइट का, इतना ज़्यादा क्यों कॉपीराइट बोला जाता है। सबसे पहले तो रिवॉर्ड्स क्रिएटिव एफर्ट्स, जैसे कि पेटेंट में भी कोई इन्वेंशन आपने किया, हम देखते हैं कि जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई ना कोई इन्वेंशन किया जाता है, चाहे वो कोई एरोप्लेन हो सकता है, ऐसी साइकिल हो सकती है जहाँ से आपको पानी मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कोई पंप हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि सोसाइटी को उससे अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो ऐसी चीज़ आप बना सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको उसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर, येस, अगर उसने बनाया मतलब वो बनाता जाएगा और दूसरे लोग उसका फ़ायदा लेंगे तो ये सही बात नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उस क्रिएटिविटी का उसको उसने इतना इन्वेंट किया है अपनी क्रिएटिविटी के साथ, तो भी उसका कुछ भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिमिटेशंस प्रोटेक्ट्स कॉरपोरेट इंटरेस्ट ओनली। लिमिटेशन क्या है कि हाँ मतलब जो जिसने बनाया है उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा, ये तो बात है ही, बट ये कॉरपोरेट इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करता है, यानी कि क्या कंपनीज के केस में। क्रिमिनलाइजिंग लेजिटिमेट यूज़, उसके बाद है कि एज पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट 1957 देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन विच आर दे। सबसे पहले तो है इकोनॉमिक राइट्स, अनदर वन इज़ मॉरल राइट। मतलब इन दो राइट्स को आपको क्या करना होता है, प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। इकोनॉमिक यानी कि क्या कि इट इज़ रिलेटेड टू मॉनेटरी, मतलब इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द वर्क। इकोनॉमिक राइट्स यानी कि क्या कि आपको आपका जो भी काम किया है आपने तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स, टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स, आप इसके थ्रू अलग अलग तरह का काम और ज़्यादा कर सकते हो। टू परफॉर्म और डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली, आप क्या कर सकते हो, इसका आपका जो भी काम है तो वो आप पब्लिकली दिखा सकते हो, मतलब पब्लिक को दिखा सकते हो, पब्लिक के सामने आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, जिसके थ्रू योर वर्क विल बी रिवॉर्डेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक। टू सेल और असाइन दीज राइट्स टू अदर्स, मतलब यहाँ पे जो भी राइट है आपका, सेल और असाइन दीज राइट्स टू अदर्स, जो पर्सन जिसको राइट मिला है तो वो उसके थ्रू उस राइट को सेल भी कर सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल को, और जिसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, प्राइस मिलेगी। टू ट्रांसमिट और डिस्प्ले बाय रेडियो और वीडियो, आप इस वर्क को डिस्प्ले कर सकते हो, दिखा सकते हो, किसके थ्रू, रेडियो या फिर वीडियो के थ्रू। आप अगर देखोगे कि बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं या फिर ऑडियो बुक समरीज आती है, राइट, तो ये सारा किसका है, तो ये कॉपीराइट का ही है। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे परमिशन मिली कि आप अपना जो बुक है वो ऑडियो के थ्रू भी दिखा सकते हो लोगों को, वीडियो के थ्रू भी दिखा सकते हो किसी एक स्टोरी के फॉर्म में। ओके, टू प्रोड्यूस कॉपीज और रिप्रोडक्शंस ऑफ वर्क एंड सेल दोज कॉपीज, पहले तो सबसे पहली कॉपीज़ होती है जो अपने आसपास के लोगों को दी जाती है, उसके बाद वो कॉपीज़ क्या कर की जाती है, पब्लिश करने के बाद उसको अलग अलग लोगों को पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप सेल करके बहुत सारे जो है इनकम कमा सकते हो। मॉरल राइट्स, राइट ऑफ पैटर्निटी टू क्लेम ऑथरशिप, यस, अगर यहाँ पे उसको अपना जो राइट है वो सही तरीके से उसको प्रोटेक्शन अगर नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पे जो है वो
ऑथरशिप के लिए क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ इंटेग्रिटी टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन और अदर अल्टरेशन ऑफ हिज वर्क। यस, अगर किसी ने उस वर्क को म्यूटिलेट, डिस्टॉर्ट किया, अल्टर किया यानी कि बदला, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो राइट ऑफ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी यानी कि क्या कि जो जिसका वर्क है वो उसका जो बेनिफिट है तो वो उसी को मिलेगा, कोई और उसको कॉपी नहीं करेगा। तो ये इंटेग्रिटी। अभी रजिस्ट्रेशन एंड सिम्बॉल्स यानी कि क्या कि आपका अगर कॉपीराइट मतलब आपका बुक अगर ऑथराइज्ड हो गया तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसरी है या नहीं है। तो बर्न कन्वेंशन बोलता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, यानी कि नॉट नीडेड। एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक विथ क्रिएशन ऑफ द वर्क। यानी कि क्या कि आपने अगर एक बार काम कर दिया, अपना बुक लिख डाला, तो उसके बाद कॉपीराइट जो है वो आपको अपने आप मिलेगा जब आप उसको पब्लिकेशन के लिए दोगे। रजिस्ट्रेशन एज प्राइमा फेसी एविडेंस यानी कि क्या कि आप अगर रजिस्टर हुए भी वहाँ पे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने खुद को रजिस्टर किया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो भी आपने कुछ बुक या जो भी बनाया है उसके लिए। सिंबल क्या है कॉपीराइट का? सी। एग्जाम्पल जैसे कि कॉपीराइट ये सॉफ्टवेयर है, सो कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी कि कॉरपोरेशंस के थ्रू ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है काउंटर फिटिंग, यानी कि जो इसका दुरुपयोग करेगा तो उसको क्या है? काउंटरफिट मार्क द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन ब्रांड बैग्स बाय पुटिंग फॉल्स लेबल एंड सोल्ड एट द लेस प्राइस। ये चीज़ें होती है, क्यों होती है कि जो भी ब्रांडेड बैग्स होती है, ब्रांडेड कपड़े हो चाहे बैग हो, बाय पुटिंग फॉल्स लेबल, वहाँ पे जो लेबल है, प्राइस है, तो वो कम दिखाई जाती है और वो कम प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स यानी कि सेम आर्टिकल सिमिलर टू ओरिजिनल अंडर अ डिफरेंट नेम, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट मिक्स कॉपी फॉर बोथ द मॉडल एंड ब्रांड। इन्फ्रिंजमेंट मिक्स यानी कि क्या? कॉपी फॉर बोथ मॉडल एंड ब्रांड। एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इमिटेटिंग अ वर्क ऑफ अनादर विदाउट परमिशन। इमिटेट करना यानी कि किसी का वर्क कॉपी करना। इमिटेट द वर्क ऑफ अनादर विदाउट परमिशन मतलब किसी की भी परमिशन लेने के लिए भी ना आप अपना जो वर्क है उसको कैरी ऑन कर सकते हो। अभी इस पे उपाय क्या है काउंटर फिटिंग पे? तो सबसे पहले इंजंक्शन डैमेजेस अकाउंट्स, जो भी डैमेज हुआ है, डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी एंड डैमेज फॉर कन्वर्जन। जुरिस्डिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? क्रिमिनल लाइबिलिटी कितनी है कि अगर उसने इंटेंशनली किया है, जानबूझ के वो सारी चीज़ें की है, किसी का कंटेंट चुराया है। इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है उसको 6 महीने से 3 साल तक। उसको फाइन भरना पड़ सकता है 50,000 टू 2 लाख तक। सीजर ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़, जो कॉपीज़ उसने चुराई थी तो उसके बारे में उसको उसका भी सही तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन देना है अलॉन्ग विथ एविडेंसेस, या तो रिटर्न करवानी है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो कॉपीराइट का सेशन है या वीडियो है वो ज़रूर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगा होगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, आप ज़रूर कमेंट में डाल सकते हो। सो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।